नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा है गरम में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर और खासतौर से जयपुर राजधानी में किस तरह से लोगों ने एक गैंग बनाकर कुछ लोगों को रेप के आरोप में फंसाया, किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया, जिसमें कई बिजनेसमैन शामिल हुए और कई लोग उसके शिकार बने। और क्यों आखिरकार पुलिस को इस बात का पता नहीं लग पाया कि किस तरह से गैंग जयपुर शहर में सक्रिय है, जो लोगों को इस तरह से पहले दोस्ती, फिर सेक्स और फिर बाद में उनके साथ ब्लैकमेल का जो खेल चला और उस खेल का पुलिस को कभी खबर नहीं लगी। ये तो एसओजी ने उस मामले का खुलासा कर दिया और ये गैंग का एक खुलासा हुआ। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता AK जैन। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। PC भंडारी जी राजस्थान हाईकोर्ट के जैन अधिवक्ता है, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब, जिस तरह का मामला आया, बिल्कुल हाई प्रोफाइल तरीके से ये गैंग चलता रहा जयपुर शहर में, लेकिन कभी भी, क्योंकि जयपुर शहर में ये चलता रहा, राजधानी है राजस्थान की ये, और यहाँ पर ये धंधा इस तरह चलता रहा, इसके बावजूद पुलिस ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। इन जो लोग हैं, पीड़ित हैं, वो काफ़ी लोग थानों में भी गए कई बार, और उसके बावजूद पुलिस ने उनको ही डराया धमकाया और उस गैंग को पैसे देने के लिए उनको एक तरह से उनको टॉर्चर किया गया कि आप पैसा देके ले देकर अपना समझौता कर लो, लेकिन उनकी मदद नहीं की। अगर ये पुलिस थानों में उन लोगों की मदद हो जाती तो शायद ये गैंग इतना फलता फूलता नहीं, इतना पनपता नहीं। जैन साहब जी सर, जस्टिस मुल्ला ने 1952 में ये कहा था कि पुलिस इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्राइम्स, और इस मामले में तो थोड़ी स्थिति और बढ़ गई। वकालत के प्रोफेशन को बदनाम करते हुए कुछ वकील भी इस ऑर्गेनाइज्ड गैंग में शामिल हो गए। सबसे अच्छी बात यह हुई कि बार एसोसिएशन ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और इन काली भेड़ों को बार एसोसिएशन से डिबार कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। परंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि FIR कराना या रिपोर्ट देना अपने आप में सिर्फ एक प्रक्रिया को आरंभ करने वाली बात होती है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, लॉ कमीशन ने भी कहा है, और CRPC की भी मंशा है कि पुलिस का ये काम है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई, फाइंड आउट द ट्रुथ। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप सच्चाई लाओ। कई बार ये होता है कि जो शिकायत करने गया वो स्वयं अपराधी होता है। ऐसी स्थिति में भी पुलिस की जिम्मेदारी है कि अनुसंधान करके यदि परिवादी खुद अपराधी है तो उसको बनाया जाए। परंतु यहां सच करने की बजाय ब्लैकमेलिंग के काम में पुलिस लिप्त रही। यदि झूठी रिपोर्ट पुलिस के पास गई थी तो अनुसंधान में पुलिस को तुरंत पता लग गया होगा कि ये सब मामला गड़बड़ है, ये जिस जगह बता रहे हैं वैसी घटना नहीं हुई, या पूछताछ में ये बात सही सामने आ गई होगी कि ये सब लोगों को ब्लैकमेलिंग है। बिल्कुल एक बहुत पुरानी कहावत है, जो हम शुरुआत में जब वकालत में आए थे तो मुफ्सिल कोर्ट्स के वकील कहा कर सकते थे कि हलफ लेते हुए या लेते ही तो आदमी झूठ बोलता है और थाने में आदमी सच बोलता है। मतलब जैसे ही कोर्ट में उसे वोट दिलाई जाएगी उसके बाद उसको जैसा रटा के लाया गया वैसा झूठ बोलने लग देगा, पर जब पुलिस के सामने, डंडे के सामने खड़ा होता है तो वहां सच्चाई बोलता है। यहां जब सारी सच्चाई पुलिस वालों को पता थी तो उसके बाद किसी भी मामले में उन्होंने सिर्फ 164 के बयान कराए, और ग्रॉस एब्यूज ऑफ पावर जो कानून इसलिए लाया गया था कि महिलाओं को न्याय मिले, उसको अपना उन्होंने ब्लैकमेलिंग का धंधा बना लिया। क्योंकि अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता तो पुलिस को जब सेटलमेंट के नाम पे बड़े पैसे में उनको नहीं मिलते। और सबसे बड़ी ताज्जुब है कि जहां 3 वकील गिरफ्तार हो गए, 2-3 के खिलाफ खोज चल रही है, वहां पुलिस का सिर्फ एक कांस्टेबल पकड़ा गया। अन्यथा किसी भी मामले में यह हो ही नहीं सकता कि उस मामले के SHO और अनुसंधान अधिकारी को पता नहीं हो कि यह मामला झूठा है, इस मामले में ब्लैकमेल ही हो रहा है। क्योंकि जब बयान हुए, जब बयान बदले गए, हर जगह पुलिस का रोल होता है। क्या लगता है भंडारी साहब? बड़ा रोल ये पुलिस पे कार्रवाई नहीं होना, ये अपना आप में इस सारे मामले पर एक जो मामला है, जो सरकार गवर्नमेंट को, इस गवर्नमेंट को क्या समाज के लिए एक पोल खोल का एक अच्छा इशू आया था, उसमें पुलिस को छोड़ देना अपने आप में बहुत गलत मैसेज दिया जा रहा है। क्या भंडारी जी लगता है वाकई में कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी है वो इस मामले में अभी तक नहीं पकड़े गए हैं? क्यों, और कोई भी किसी भी थाने में कोई फरियादी जाता है तो जब तक SHO के संज्ञान में मामला नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्या वाकई में लगता है जो जन साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं
पुलिस को इसमें छूट दी जा रही है। हालांकि एडवोकेट 2-3 इसमें पकड़े गए हैं, कुछ फर्जी पत्रकार भी पकड़े गए हैं, लेकिन पुलिस में सिर्फ एक कांस्टेबल को पकड़ा गया, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी जिस थाने में कोई आदमी मुकदमा दर्ज कराने जाए और उसके इंचार्ज को, उसके पदाधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं हो कि इस तरह का हाई प्रोफाइल रेप का मामला आया है और उसको सेटलमेंट हो रहा है। देखिए, आजकल एक पुलिस में नया ट्रेंड चल गया है कि जब कोई एफआईआर दर्ज कर जाता है या तो ज़मीनी कब्जे की या इस प्रकार के ऑफेंस की, तो तुरंत वो लेके रखते हैं, फ़ोन नंबर लेके रखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उनसे जिन्होंने अपराध किया हुआ ही है। और उसके बाद के अंदर मतलब बहुत सारे केसेस के अंदर, ज़्यादातर केस में ऐसे ही करते हैं वो, और फिर बाद में कंप्लेंट को भी डाला जाता है और भी किया जाता है, इस पर सारे काम होते हैं ये। लेकिन मैं बहुत से मामलों में मतलब कोर्ट को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि ऐसे जो मामले 376 रेप के मामले हैं या इस प्रकार के मामलों में क्या होता है कि महिला के 164 में बयान कराए जाते हैं कोर्ट के अंदर जाकर के, शपथ पे अंदर आकर वो कहती है मेरे साथ किस किस ने क्या क्या गलत काम किया, सारा बताती है वो। उस आधार पे पुलिस उनको अरेस्ट भी कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर चलता है खेल, ये तो ब्लैकमेल के पकड़ में आ गया, लेकिन दूसरे बहुत से इस प्रकार जो चलते हैं वो बाद में पैसे लेकर राजीनामा करती हैं। राजीनामा करने के लिए कोर्ट के अंदर बाद में हॉस्टाइल रहती है वो, कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं क्योंकि 2 स्टेटमेंट ओथ पर हो गए। एक पहले जो 164 में लिया गया जिसमें उस लेडी ने कहा मेरे साथ हुआ है, फिर बाद में कोर्ट में आकर कहती नहीं मैंने गलती रिपोर्ट दर्ज कर दी, ये था वो था करके, और पैसे लेकर उसको बरी कराती है वो। तो ठीक है, एविडेंस ये तो बरी तो करना चाहिए, लेकिन 195 आईपीसी में जनता 193 टू 196 तक आईपीसी में ऑफेंस है उसके अंदर, ये उसके खिलाफ वो जुडिशियल वो सेशन जज क्यों नहीं कार्रवाई करता है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और इवन हाईकोर्ट जब बेल ग्रांट करते हैं, तय करते हैं, तो क्यों नहीं डायरेक्शन देते हैं ये कि ठीक है इसने दूसरे स्टेटमेंट दिया है तो एक्यूज को तो बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन इस लेडी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं करने से लगातार इस तरह के अपराध बहुत बढ़ते आ रहे हैं। आजकल तो ये 498 वाले जो दहेज वाले मुकदमे होते हैं उनमें भी 600 रुपये वगैरह पे सब पे आरोप लगाने लगे हैं। अब सवाल ये है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। पुलिस का ढांचा बहुत खराब हो गया है और उसमें बहुत कुछ मानता हूँ मैं कि राजनीतिकों का इंटरफेरेंस होना ये सबसे बड़ी बात हो गई है। अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो तो पुलिस वाले बहुत ईमानदारी से काम भी कर सकते हैं। अब होता है उस जिसको जयपुर रहना है, जिसको पर्टिकुलर थाने में रहना है, तो उसके वहाँ नेता की बात उसको माननी पड़ेगी। तो सब जगह कुछ पैसा ही पहुंचता है, सारी बातें इस प्रकार की है, तो फिर उन लोगों को बचाया भी जाता है। चूंकि लेकिन भंडारी साहब, पहला ये मामला जिसमें कभी किसी राजनेता का नाम नहीं आया है, शायद अभी तक नेता इसमें बचे हुए हैं या अभी तक नहीं, पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई है शायद। जी मैं ही कह रहा हूँ, पुलिस वाला उस थाने तब तक रहेगा जब तक कि वहाँ का एमएलए पार्षद चाहिए जब तक रहेगा, छुटभैया नेता चाहिए जब तक रहेगा, अदरवाइज वहाँ रह नहीं सकता, तो उनको कॉपरेट करना पड़ता है। अब सवाल ये कि नेचुरली जो इतना बड़ा ये जो खुलासा हो रहा है इसके अंदर, इसमें मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा अनुभव काम करता है, जैन साहब बैठे हुए हैं, 10-5% लोग आए, अभी तो बहुत से लोग आए ही नहीं होंगे, शर्म के हमारे इज्जत कारण आए भी नहीं होंगे, ये बहुत से लोग तो इस प्रकार के भी होंगे, और बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। हम देखते हैं जब इस प्रकार के हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, ये तो ठीक है आपका मीडिया दिखा देता है, इससे कुछ कार्रवाई होती है, नहीं तो इनके बाद के अंदर में तो लिपापोती होती है, सब कामों के अंदर होती है इस प्रकार की है। जैन साहब, जिस तरह की बात सामने, लेकिन चूंकि इसमें दिनेश एमएन जांच कर रहे हैं, इसलिए इसकी परतें धीरे धीरे खुलती आ रही हैं, लोग पकड़ते भी आ रहे हैं। अगर 4-5 एडवोकेट पकड़ में आए तो बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है। एडवोकेट को भी आज की तारीख में इस पर हाथ डालना पुलिस वाले डरते भी हैं, लेकिन चूंकि दिनेश एमएन की एक 26 प्रकार की एक ईमानदार अधिकारी की है जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और जो किसी परवाह नहीं करते हैं, इससे कुछ पकड़ में आ रहे हैं पुलिस वाले पकड़ में, हालांकि उनके ऊपर दबाव का फर्क भंडारी साहब, इसमें हुआ भी यही है शायद, जब भी कोई पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उनको रफा दफा करने का यही प्रयास किया। जब भी अधिवक्ता का नाम आता था किसी का कि अधिवक्ता भी उसमें शामिल है, तो जैसे ही नाम आता शायद कहेंगे पुलिस भी डरी हुई रहती है अधिवक्ताओं के नाम से। इसलिए डरी रहता है कि पुलिस वालों का और कुछ जो जैसा बता रहे शीप ब्लैक शीप वगैरह हैं उनसे कुछ मिली भगत है, इससे उनका एक डर रहता है और कुछ मिली भगत बहुत ज़्यादा होती है। इवन मैं साफ कहूँ आपको, चैनल से डरता नहीं, मजिस्ट्रेट जिनके एरिया में थाने आते हैं वो उन पुलिस वाले अपने काम कराते हैं। जब उनसे पुलिस वाले काम कराएंगे तो जो चाहते हैं वो होता है पुलिस वाले। इससे पुलिस वालों को जो बढ़ती आ रही है, जो बेईमानी बढ़ती आ रही है, वो इसलिए बढ़ती आ रही है क्योंकि इसमें पैसा मिलता है इनके अंदर और कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। और बड़े बड़े अधिकारियों के फ़ोन भी आते हैं भाई इसके कॉपरेट करना, तो सारे काम होने से उस एसएचओ को फायदा रहता है, नुकसान नहीं होता ये। इसलिए कई अपराधियों को इसमें बचाया जाता है जो हाई प्रोफाइल के होते हैं। छोटे मोटे होते हैं तो अभी अंदर कर देते सारा काम होता ही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल के लोग हैं, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। बड़ा अमाउंट का मतलब बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे, जहाँ करोड़ 2 करोड़ रुपए कोई मामूली बात नहीं। आजकल खूबसूरत लड़की है, कई भेज सारे काम ही हो रहे हैं इस प्रकार के, जिस प्रकार लोगों का पैर फिसल रहा है, बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। कई पुलिस वाले निश्चित रूप से, क्योंकि इस प्रकार के काम में अगर कॉपरेट करते हैं तो ये वो भी हाथ धोते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना ही है
कि उनको किस प्रकार से लाया जाता है। दिनेश हेमंत तो उम्मीद तो है पुलिस अफसर से कि लेके आएंगे, और एक दो कांस्टेबल पकड़े हुए हैं, इसका मतलब आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं। हाँ जैन साहब, जिस तरह जो फरियाद लड़की जो पीड़ित बनती है और वो कोर्ट में बयान दे देती है, फिर वो बयान बदल देती है और समझौता कर लेती है, उनके खिलाफ किस तरह के कानून क्या कहता है, किस तरह उनकी सजा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तो होती है? वही तो मैंने बताया आपको। भंडारी साहब ने जो बात हाँ। कही है ये बिल्कुल सही कही है, क्योंकि एक आदमी अगर दो जगह शपथ पर दो अलग अलग बयान देता है तो ये धारा 193 भारतीय दंड संहिता के तहत गंभीर अपराध है, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2 बार अदालत में उसने अलग अलग बयान दिए, पर आज तक किसी भी मामले में, सिर्फ एक मामले में मुझे ध्यान है जब हाई कोर्ट में जस्टिस एम एन भंडारी ने निर्देश दिए थे कंसर्न सेशन जज को कि ये लड़की हॉस्टाइल हुई है तो आपने 193 की कार्रवाई क्यों नहीं की इसके खिलाफ, आप जांच करिए, कार्रवाई करिए। आज तक किसी भी मामले में ये इस तरह की कार्रवाई नहीं, और जिसी का कारण ये कि आप पैसे लेके कोर्ट के अंदर बदल जाते हैं। यहां तो मामला और भी बड़ा है, जांच इस बात की ओर अगर हो जाती कि ये बयान क्यों बदला गया है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के अगर डायरेक्शन कोर्ट दे देती तो ये सारी पोल खुल के आ जाती कि लड़की ने बयान और उस साजिश में कौन कौन लोग काली थे। तो अदालतें भी इसके मामले में ये नहीं कह सकती कि हम दूध के धुले हुए हैं। जहां तक पुलिस की बात है ये स्पष्ट है। जैसा चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे मुद्दा गर्भ में। प्रदेश के कस्बों और ढाणी की हर हलचल, हर खबर, नगर नगर डगर डगर, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे और मंगलवार से शनिवार सुबह 7 बजे। कभी मैं बांदी बनाई जाती थी, कभी मुझे पाँव की जूती समझा जाता था, कभी मुझे हाथ भर घूंघट में छिपना पड़ता था, मानो मेरे जीवन में हर तरफ था अंधियारा। लेकिन वक्त ने ली करवट, ज्ञान का फैला उजियारा, घर घर में फैली चेतना, बदली समाज की सोच, और मैं निकल आई घर की चौखट के बाहर रोशनी में, पहचानी अपनी ताकत, दिखाई अपनी शक्ति, और बन रही हूँ समाज में बराबर की हिस्सेदार। रोशनी, नारी शक्ति का उद्घोष। देखिए हर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार दोपहर 2:30 बजे और सोमवार दोपहर 3 बजे। राम राम साहब। कृषि जगत को समर्पित इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे कृषि से संबंधित ज्वलंत मुद्दे, जिन पर होगी कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा परिचर्चा। किसान भाई जो भी तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले एक बार जानकारी हासिल करके उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। तो देखना ना भूलें राम राम सा, शनिवार शाम 6:30 बजे, सोमवार सुबह 6:30 बजे और गुरुवार दोपहर 3 बजे। राजस्थान के 8 बड़े शहरों की हर हलचल देखिए 8 बजे 8 शहर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 8 बजे। गुलाबी परकोटे से लेकर मेट्रो में दौड़ लगाते जयपुर की हर खबर देखिए A1 जयपुर में सुबह 7:30, शाम 7:30 और सुबह 10 बजे। राजस्थान की हर खबर पर पैनी नजर देखिए A1 राजस्थान सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं जेके सुपर सीमेंट। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बात कर रहे थे मुद्दा गर्म में कि आखिरकार क्यों लड़कियां जो है अपने बयान बदल देती है लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और ऐसे कौन से कारण है? क्योंकि ये एक ही लड़की ने बार बार इस तरह का जो है एफआईआर दर्ज कराई, फिर समझौते किए, फिर बयान दिए और वो बदलते गए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो एसओजी का भला हो जिसने इस तरह का जो पूरे गेम का एक जो है खेल का जो खुलासा किया, और काफ़ी लोग आज पकड़े गए हैं और एक बड़े नेटवर्क का खुलासा इसमें हुआ है। तो जैसा साहब आप अपनी बात कर रहे थे कि आखिरकार जो
इस तरह के मामलों में जो अपने बयान अदालत में बदल देता है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या कार्रवाई नहीं करने का बाद जैसे मैं बता रहा था कि सेशन जजेस तक इस मामले में लापरवाही बरतते हैं जिसका परिणाम भुगतना होता है। इसके अलावा ये सारे केसेज स्पेशल रिपोर्ट केसेज होते हैं जिनकी मॉनिटरिंग उस एरिया का डीएसपी करता है, एसपी के पास रिपोर्ट जाती है। तो जब मॉनिटरिंग कर रहे थे तब क्या वो आंख मीच के ये नहीं देख पा रहे थे कि मामला झूठा आया है या इसमें ब्लैकमेलिंग की संभावना है, तो हम सच्चाई की तह तक पहुंचे। उसके बाद ये केसेज उसमें भी है जहाँ कोर्ट ऑफिसर लगाया जाता है, पुलिस का एक आदमी गवाहों की जांच करता है और जब गवाह लड़की बदल रही है उसके बाद भी कोई कार्रवाई करने की पुलिस की तरफ से भी, कोर्ट की लापरवाही तो है ही सही, पुलिस की भी लापरवाही है कि वो कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं करते, इस तरह की बात कार्रवाई नहीं करते। एक बात कहूंगा इसके अंदर पुराना उदाहरण भी है, सरकारी वकील जिम्मेदार है, सरकारी वो भी वकील 340 की एप्लीकेशन कोर्ट आता है 340 सीआरपीसी की, और केस था चूंकि इस लड़की ने पहले 168 का बयान ये दिया था और अब बयान ये दिया है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन अधिकांश मामलों में सरकारी वकील जो चुप्पी साध जाते हैं। भंडारी साहब जो कह रहे हैं उसमें एक स्टेज और बात है कि वो भी बिना कुछ लिए दिए चुप्पी नहीं साधते, चुप्पी भी उनकी कई बातों को बोलती है सरकारी वकीलों को भी कि वो चुप क्यों रहे, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं। और इसके अलावा पुराने उदाहरण है कि कुछ लड़कियों पे 4-4, 5-5 रेप केसेज के दर्ज कराने के केसेज है और चारों पांचों में हॉस्टाइल हो गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट है कि पूरा का पूरा रैकेट बन गया, इज्जत के डर से लोग रिपोर्ट नहीं कराते थे, ब्लैकमेलिंग का धंधा बन गया। और ये तो आपने सही कहा, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी 10% लोग सामने भी आए। मैंने सारी की सारी 6 की 6 FIR देखी है। लोगों ने निश्चित रूप से जो इसमें जो एसओजी है उसको साधुवाद है कि उन्होंने कार्रवाई की। ऐसा लगता है कि उन्हें बता दिया गया कि देखो ये मामला खुल के आया, तब बड़े बड़े डरे डरे मन से FIR उन लोगों ने लिखाई है। सब FIR में लिखा हुआ कि गुंडों ने हमें घेर लिया, हमसे कहा कुकर्म करो और नहीं तो तुम्हें मार देंगे, तब हमने कुकर्म किया। प्रथम दृष्टया गलत लगता है, पर ब्लैकमेलिंग हुआ है, लोगों को सामने आना चाहिए ब्लैकमेलिंग की बात करने की। और सबसे बड़े तो जो पुलिस में ब्लैक शिप्स हैं जिनको पता था कि ये सब हुआ है, वकील जिम्मेदार हैं, वो अंदर जा रहे हैं, पर जो पुलिस वाले हैं वो सब 5 थानों का नाम बार बार आ रहा, मोहाना थाने का, वैशाली नगर थाने का, सिंधी कैंप थाने का और 2-3। लेकिन अभी तक किसी भी थाने के एसओजी से बातचीत नहीं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया। लेकिन जैसा अभी तक किसी भी थाने के एसओजी से बातचीत भी नहीं की गई इस मामले में, तो पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया, न नाम बताया गया, न आज तक किसी को बुलाया गया, और सिर्फ एक कांस्टेबल को आपने गिरफ्तार कर लिया और ये तीसरी कर ली, जबकि उस एरिया के कंसर्न एसएचओ की मजबूरी की कंसेंट के बिना ऐसे केस हो ही नहीं सकते थे। हाँ भंडारी जी, जिस तरह का एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं अपनी फरियाद लेके गया कि मुझे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने सुनी नहीं मेरी बात। और ऐसे ही और भी कई लोग होंगे जो अपनी जब उनके ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं तो जाते हैं थाने में, लेकिन पुलिस सुनवाई नहीं करती है और एक तरफा कार्रवाई करती है, या उनको भी डराया धमकाया जाता है। लोग इज्जत के डर से कि मेरी जो है समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, उससे बचने के चक्कर में फिर उनके शिकार बनते जाते हैं और उनकी मानसिक जो मांगे हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं पुलिस वाले, चूंकि हम बताया पहले इन्वॉल्व भी होते हैं, और चूंकि मैंने आपको बताया था FIR दर्ज करने से पहले वो दूसरे का नंबर मांग, कौन लोग हैं सबसे बड़ा नंबर मांग करके और उनकी रिपोर्ट से लेकर रख लेते हैं, वो दर्ज करते नहीं है, या कि हाँ हमने परिवार दर्ज कर लिया आपको बुलाएंगे बाद में, एक तो ये होता है। उसके बाद में जो है उनको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन करके बात करते हैं, कुछ मामला सेटल होता होगा या प्रभाव आता है, दबाव आता है, जैसे ही मालूम पड़ता है उनको ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। देखिए इन मामलों के अंदर ज़्यादातर इन ब्लैकमेलिंग मामलों में बड़े पैसे वाले लोग इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर ये है, पहले भी अपने अजमेर में हुआ था, फिर वो लोग चूंकि बड़े लोग इन्वॉल्व थे इससे इन मामलों को दबाया जाता। बात ये अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड जबरदस्त हुआ था, मालूम कितनी सोफिया की जो स्कूल गर्ल्स थी कितनों के साथ जबरदस्त हुआ था, चूंकि इसे बड़े बड़े अधिकारियों की, बड़े बड़े लोगों की लड़कियां थी, इससे उन मामलों को काफ़ी दबाया गया था। तो इस प्रकार से जो ऐसे मामले होते हैं इनमें फिर पहले तो उनको डराया था, बाद में उन मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है कि जानते हैं दूसरे और लोग फंस रहे हैं तो वो उसको दबाते भी हैं। लेकिन चूंकि जांच चल रही है अच्छी इस वक्त, कम से कम उम्मीद ये है कि इस बार तो ये मामला खुल रहा है, लगातार खुलेगा ही खुलेगा, बहुत से लोग भी पकड़ में आएंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूँ जब तक हाई कोर्ट ऐसे मामलों संज्ञान ना ले कि जहाँ पर 164 के स्टेटमेंट हुए हैं, लड़की ने स्टेटमेंट बदले हैं, उसमें कार्रवाई करने के डायरेक्शन होनी चाहिए फर्स्टली। सेकेंडली जो 376 के रेप के ब्लैकमेलिंग के मामले आते हैं इनमें पॉलीग्राफी टेस्ट मस्ट होना चाहिए। अगर आप पॉलीग्राफी टेस्ट कर लेंगे यानी सच बोलने के मशीन में बिठा कर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो मैं कह रहा हूँ सच्चाई पता पड़ेगी, बहुत सी बातें आएंगी, और जो उसमें निकल के आएगा तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी कॉर्पोरेटिव एविडेंस वगैरह और मिल जाएगी, या कौन अपराधी और है
वो भी मिल सकते हैं ये। तो मैं तो कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं किया है नहीं किया, लेकिन एसओजी को, उस लड़की को जिनको पकड़ ले उन लोगों को, जो पीड़ित है उन लोगों को पॉलीग्राफी टेस्ट उनका मशीन बैठा करके जरूर करना चाहिए। तो मालूम पड़ जाएगा कौन कौन बड़े लोग हैं, कौन बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन इन्वॉल्व है। क्या जैन साहब आपको लगता है वाकई में पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ताकि हकीकत का पता लग सके, सच्चाई का पता लग सके, ताकि जो लोग बच रहे हैं अभी तक, जो लोग सामने नहीं आए उनका भी खुलासा हो सके, क्योंकि जो झूठ बोलने वाली मशीन है उसके जब टेस्ट होगा तो शायद सच्चाई सामने आ सकेगी। निश्चित रूप से जो लोग इसमें पकड़ में आए हैं और जो लोग प्रथम दृष्टया मुलजिम बने, कोर्ट से परमिशन लेके उनके लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए जाने चाहिए, ताकि कुछ लोग, चाहे अनुसंधान अधिकारियों ने भी कुछ लोगों के नाम दबा दिए, अपने मिलने वालों को, अपने साथी पुलिस अधिकारी के, या और बड़े लोगों को जो इस सारे के सारे रैकेट में शामिल थे, जिन्होंने लाखों रुपए दिए, जिन्होंने करोड़ों रुपए दिए और अब डर के मारे बोल नहीं रहे हैं, और पुलिस उस मामले को दर्ज भी नहीं कर रही है, या वो पुलिस में दर्ज नहीं करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गंदगी समाज के अंदर पैदा हो गई थी, जिसका बाहर निकलना जरूरी है और खुलना भी जरूरी है। अगर ये सिर्फ कुछ लोगों को पकड़कर इस मामले को छोड़ दिया जाएगा तो कुछ दिनों बाद वापस इसी तरह के मामले पनपने लग जाएंगे, दूसरी तरीके से ब्लैकमेलिंग के मामले सामने आने लग जाएंगे। सिर्फ 8 या 10 लोग ही ब्लैकमेल नहीं हुए, जब पूरे राजस्थान में नेटवर्क फैला हुआ है, और ये तो एक नेटवर्क पुलिस ने तोड़ा है, ऐसे कितने कई होंगे, तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर इसको, क्योंकि ये तो एक बड़ा इजी मनी कमाने का धंधा बन गया था लोगों का, कि किसी पे कुछ भी फंसा लो, किसी भी जाल में। अगर आपको ध्यान होगा जैन साहब, वो पहले एक बार यूनिवर्सिटी में एक लड़की साथ हुआ था, काफी 10-15 लोग पकड़ा गया था, उसके अंदर एक पुलिस वाला इन्वॉल्व था। उस लड़की ने पलटी को बताया था इस पुलिस वाले के प्राइवेट पार्ट पर क्या निशान है, और देखा गया था, लेकिन उस डिवाइस पे जो बचा लिया गया बात के अंदर। हाँ भंडारी साहब, सबसे बड़ी बात यह कि लोगों का ये कहना है कि पुलिस सुनती नहीं है पुरुषों की। जब कोई जब आदमी इस तरह का ब्लैकमेलिंग का शिकार बनता है, जब पुलिस में जाता है तो पुलिस उसकी सुनती नहीं है और एक तरफा सी कार्रवाई करती है। क्या ये भी सही है? बात सही है, लेकिन वो चाहे देखो कानून बना हुआ, कानून पूरा है। अगर मान लीजिए आज कोई रिपोर्ट दर्ज करने जाता है, अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो उसके पास उसके पास कानून है कि वो अपनी उसको एफआईआर को रजिस्ट्री से भेज दे, एसपी को उसको भेज दे। फिर भी अगर दर्ज नहीं करें तो कोर्ट में इसका पेश कर सकता है, तो तुरंत कार्रवाई कर सकता है। अगर करेगा तो हो जाएगा। वो पुलिस वालों को तो एक कायदा पुलिस वालों ने तो एक नियम बना लिया कि रिपोर्ट दर्ज करनी नहीं है। कोई चले जाए, कोई वकील चले जाए, कोई, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ा से बड़ा आईपीएस अफसर है, अगर वो भेष बदल चल जाए, मैं कह रहा हूँ उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, बता रहा हूँ आपको। मैं तो खुद गया हूँ कई बार दर्ज कराने के लिए, जहाँ कोई पब्लिक इंटरेस्ट के मामले होते हैं वहाँ गए। वो तो डर के बाद में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 2-1 घंटे तो खराब होते ही होते हैं उसके जाकर के। वो तुरंत करते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बढ़ा रखा है, अधिकारी से ऊपर पूछे बिना कोई रिपोर्ट दर्ज करते नहीं है। अगर कोई पुलिस वाले में चाहे, मैं आपसे डायरेक्ट लाइव करके बताता हूँ कि सब गलत कहते हैं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। चाहे रिकॉर्डिंग कर लो आप जाकर के, आप चले जाओ कभी जाकर के, किसी आपके पत्रकार को भेज दीजिए, थाने में जाएगा, वो पढ़ लेगा, हाँ मामला बनता है, ठीक है, दर्ज करेंगे, रख लेंगे। आईओ से पूछूंगा, साहब पूछूंगा, साहब के एसपी से पूछूंगा, डीएसपी से पूछूंगा, पूछने के बाद लगता है हाँ भाई कर लें क्या, तब जाकर रिपोर्ट दर्ज होती है। वो भी जब कोई प्रभावी आदमी पहुंच जाए। तो लेमैन का तो रिपोर्ट दर्ज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ही है। क्या जैन साहब, इस मामले में भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब ये पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई होगी, जिन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई होगी, तो जो आईओ होता है, जांच अधिकारी होता है, उसने अपने बड़े आला अधिकारियों से पूछा होगा किस तरह का मामला आया है, लेकिन अभी तक एसओजी की पकड़ में इस तरह के कोई भी किसी का भी खुलासा क्यों नहीं हुआ आखिर? देखिए, ये बात तो स्पष्ट ही आई, कई मामलों में तो ये साफ आया कि एफआईआर ली और अपने पास रख ली, दर्ज नहीं की, और जो जिन पर एलिगेशंस लगाए थे उनसे बात की, और फिर बार बार ही उसमें समझौता करा दिया गया, और खुद अपना हिस्सा भी पुलिस वालों ने ले लिया। क्योंकि ये स्पेशल रिपोर्ट केस है, इसलिए एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस उप अधीक्षक को दिया जाना जरूरी है। और भंडारी साहब ने सही कहा कि स्थिति यह है कि पहले 4 बार अपने अधिकारियों से पूछते हैं और तब जाके एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस स्टेशन में। तो इसलिए ये माना जाए कि इनको पता ही नहीं हो। अब ये बात अलग है कि उस कंसर्न एसएचओ ने अपने अधिकारियों को क्या बताया, उनको पूरी बात बताई या नहीं बताई, और नहीं बताई तो निश्चित रूप से उसकी मिलीभगत तो शामिल है ही सही, पर साथ ही जो सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन जिसका है, उस एरिया के डीएसपी का और एसपी का, उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने देखा ही नहीं कि रिपोर्ट आ रही है तो सच्ची आ रही है, झूठी आ रही है। रिपोर्ट दर्ज की और मिलीभगत करके दूसरे दिन बयान बंटवाए, 2 आदमियों के नाम और ऐड करवा दिए कि ये भी और पैसे वाले हैं, इनके नाम और ले दे, उनको बुला लिया, बाद में इन्वेस्टिगेशन में उनको हटा दिया। तो ये अभी तो एक वास्तव में बड़ा छोटा सा रैकेट खुला है, पर इस रैकेट को खोला जाना और इसको आगे बढ़ाया जाए। पर क्या हुआ, सीबीएसईडी के अंदर दिनेश एमएन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और जब बड़े लोगों को पकड़ने लगे तो उनको हटा के आनंद इसका यहाँ लगा दिया गया कि भाई उसको पकड़ो आप।
और बड़े उसको जब पकड़ने के बॉस किनारे आईएएस आ गए- पकड़ में आ रहे थे, इसलिए आ इनको रहे वहां थे, से तो हटा दिया। अब उन्होंने यहाँ एसओजी में बड़ा खान कर दिया, तो कोई अब यहाँ से बड़ी बात हटेंगे? नहीं है कि थोड़े दिन बाद आपको अगर पता इसमें लगे बड़े अधिकारी कि कैसे करते बड़े हैं। अधिकारी इन्वॉल्व पाए गए मान लीजिए, तो समझ लो कि दिनेश एमएन का ट्रांसफर मैं मान के चलता हूँ निश्चित है। लेकिन- मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ नीरज जी, लेकिन आप मानते हैं कि दिनेश एमएन जैसे अधिकारी भी मौजूद है पुलिस में, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बदौलत बिल्कुल न्याय मिल रहा लोगों को। निश्चित रूप इसमें कोई दो राय नहीं है। इन जैसे अधिकारी मौजूद हैं और भी बहुत सारे अधिकारी होंगे, लेकिन मैंने आप बताया सबसे डर बड़ा ट्रांसफर का डर है। जहां भैया नेता उनका ट्रांसफर कराया था, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं कहता हूं कि जहां रिपोर्ट दर्ज करती है वहां सीसीटीवी कैमरा लग जाए और सारी बात रिकॉर्ड होती हो, तो पता पड़ जाएगा रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करी, क्या नहीं करी, सारा मामला खुल जाएगा। लेकिन सरकार का दावा कि अपराधों में कमी आई है, अपराध नहीं हुए हैं। हाँ, अपराधों में कमी आती है ना, रिपोर्ट दर्ज करते नहीं है, डरा के भगाते हैं। मुझे अगर एफआईआर लॉस करानी है, सुबह शाम तो बिठा देंगे तो मैं दोबारा जाने की कोशिश नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, मरने तो जो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डराएंगे, धमकाएंगे, मुझे बंद कर देंगे। यानी जो आदमी रिपोर्ट दर्ज करने जाएगा उसको बंद कर देंगे, उससे ऐसा बिहेव करेंगे, बदतमीज करेंगे, वो खुद ही घबरा जाएगा कि आईना रिपोर्ट दर्ज कराने जाना ही नहीं चाहिए। इस प्रकार का जो बिहेव होता है। क्या जैन साहब लगता है वाकई में अभी भी अपराध जो है लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है? निश्चित रूप से आप दिसंबर के अंत में चले जाइए, एफआईआर किसी की भी दर्ज नहीं की जाती कि साल के अंत में तो हम करेंगे ही नहीं, जेन्युइन एफआईआर भी नहीं करेंगे। वास्तव में अपराध कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कम हो गया है। और ज्यादातर वहां दबा के राजीनामा कराते हैं ना, बुला करके। एक तरफ तो सरकार कहती है कि सब हम ऑनलाइन जो है एफआईआर दर्ज करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हो थाने में जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ऑनलाइन तो फिर जब एफआईआर ऑनलाइन का क्या मतलब रहेगा? ऑनलाइन एफआईआर कितनी दर्ज हुई है राजस्थान में? आंकड़े पूछे तो जाए। है ही नहीं, ऑनलाइन वर्किंग कितने वर्किंग सालों में नहीं है, चालू वर्किंग की नहीं है ऑनलाइन का। दर्ज ही नहीं किया जा सकता, कोई उनका ऑनलाइन जवाब ही नहीं देता है। दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए, हमने ऑनलाइन जयपुर में तो नहीं है अभी तक, जयपुर में कहीं नहीं है ऑनलाइन दर्ज अभी जयपुर में कहीं नहीं है नजर आ रही। लगता है भंडारी जी जो है एसओजी ने जो कार्रवाई की है इसको थोड़ा और फ्री हैंड करना चाहिए, ताकि इस रैकेट से जुड़े और लोगों का खुलासा हो सके, लोगों को और पता लग सके कि आखिरकार कितने लोग, कितने इसमें, क्योंकि पुलिस वाले हैं, कितने राजनेता है, कितने बिजनेसमैन इस धंधे में शामिल है, उन सबका खुलासा हो सकेगा। सभी को ये उम्मीद है। मुद्दा है गरम में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।